जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी, इसी का पार्ट हिस्ट्री। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक कराए थे, सामाजिक परिवर्तन का युग और रूसी क्रांति। आज हमारा टॉपिक है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। उन्नीस 1917 की फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद एक पीटर का शहर का नाम है, और जो फरवरी के नाम से मैंने आपको बताया था, फरवरी अक्टूबर की क्रांति जो, तो उसमें ही ये टॉपिक है, ये फरवरी क्रांति। तत्कालीन परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर मार्च 1917 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तथा जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी 1917 में मजदूरों ने पेट्रोग्राद लेनिनग्राद में एक विशाल जुलूस निकाला, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। वे रोटी देने, युद्ध बंद करने और निरंकुश शासन समाप्त करने की मांग कर रहे थे। जार ने सैनिकों को जुलूस निकाल रहे थे, तो जार ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन पर गोली चला दो। इनका ज़्यादा ही जुलूस में जो ज़्यादा ही पब्लिक बढ़ रही थी और वो सड़कों पर उतर आए थे, तो इसलिए उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से मना कर दिया, और दुखी होकर सरकार ने सैनिकों के हथियार ले लिए, जिससे सेना भी विद्रोह पर उतारू हो गई। जब उन्होंने गोली चलाने के लिए मना किया, तो उनसे हथियार छीन ले गए कि जब आप गोली नहीं चला रहे तो इन हथियारों का क्या कर रहे हो। तो इसके बाद फिर वे भी उनके साथ युद्ध में जुड़ गए, वे भी विद्रोह करने लगे। इसके बाद जार की सबसे विश्वस्त सेना की टुकड़ी प्रोओब्रेसी की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया, और मजदूरों ने भी आम हड़ताल रखी, हड़ताल जारी रखी, हटे नहीं थे। जार ने तीसरी ड्यूमा को भी भंग कर दिया। इस प्रकार परिस्थिति अनियंत्रित हो गई। जो वहाँ की स्थिति थी वो संभालने में नहीं आई, क्योंकि सैनिकों ने भी वो गोलियां नहीं चलाई, सैनिक भी उनके साथ हो गए। उदारवादी राजकुमार जॉर्ज ल्यूबोव के नेतृत्व में एक बुर्बुआ सरकार का गठन हुआ, और विद्रोहियों ने किया। इस सरकार ने जार को गद्दी त्यागने की, जार को बोल दिया कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो, गद्दी त्यागने को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। बाध्य होकर जार निकोलस द्वितीय ने अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दी, राजगद्दी छोड़ दी, और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही रूस में रोमानोव वंश का निरंकुश शासन समाप्त हो गया। जब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया, तो उनका जो शासन था वो समाप्त हो गया। फरवरी के बाद, अब पॉइंट आता है फरवरी के बाद। फरवरी के बाद क्या हुआ? सरकार में सैन्याधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपतियों की भूमिका जो प्रमुख थी, उनमें उदारवादी और समाजवादी शीघ्र निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे, और जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। उन पर जो पाबंदी लगाई हुई थी वो हटा ली गई, और निर्वाचन की प्रक्रिया सब जगह एक जैसी नहीं थी। निर्वाचन जो हुआ था वो सब जगह एक जैसा नहीं था, अलग अलग था। लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। वे क्या चाहते थे?
भूमि शांति। इन परिस्थितियों में जैसे कि जब ये फरवरी के बाद में जो उससे पहले क्रांति शुरू हुई थी, उसमें सैनिकों ने भी गोलियां नहीं चलाई, वे भी मान रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो उस परिस्थिति में लेनिन स्विट्जरलैंड से वापस रूस पहुंचा। रूस की स्थिति देखकर वह बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई, इसमें कुछ परिवर्तन के लिए एक और क्रांति करनी पड़ेगी, एक और क्रांति की आवश्यकता है। वो क्रांति किसके लिए थी कि भूमि शांति और रोटी की व्यवस्था करना। उसने अपने सहयोगी ट्रॉट्स्की की सहायता से मजदूरों को एकजुट करना आरंभ कर दिया, लेकिन सभी मजदूरों को अपनी तरफ इकट्ठा करने के, यानी कि अपने फेवर में बोलने के लिए उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन और ट्रॉट्स्की दोनों ही केरेंस्की की सरकार को बलपूर्वक हटाना चाहते थे। केरेंस्की जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था केरेंस्की। 7 नवंबर 1917 जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने सरकारी भवनों पर सेना और जनता की सहायता से अधिकार कर लिया, क्योंकि सेना का मिल गया सहयोग और कुछ जनता का मिल गया। उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था ना, उसको सारी जनता को अपनी तरफ में कर दिया, किसी भी तरह से बोल कर कि हम ये करेंगे, आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध करेंगे। तो जनता को इकट्ठा कर लिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। जब वो परेशान हो गया तो वो रूस को छोड़कर भाग गया। इस तरह एक महान क्रांति हुई और सत्ता की बागडोर एवं बोल्शेविकों के हाथों में आई। लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया, जिसने रूस के नया निर्माण के लिए कार्य आरंभ किया। और अक्टूबर क्रांति के साथ ही रूसी इतिहास का नया अध्याय आरंभ हो गया। पॉइंट आता है अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया तो लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही की आशंका दिखाई देने लगी। उसने सोचा कि ये तो ज़्यादा ही तानाशाही बढ़ गई है। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को एकत्रित कर लिया। उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर लिया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए सहमत कर लिया कि वहाँ पे अपना कब्जा कर लो, वहाँ पे अपना अधिकार जमा लो। और सुबह से ही सरकार के वफादार सैनिक सुबह से ही जो सरकार के सैनिकों के जो सरकार की जो वफादारी चाहते थे, तो सैनिकों ने 2 बोल्शेविकों अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया कि वहाँ की भी रक्षा करनी है, जो सम्राट विंटर पैलेस जो था, और टेलीफोन टेलीग्राफ, यानी कि कहीं भी किसी को किसी तरह की अलग से वैसे बातें ना हों। देखते ही देखते क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया और साथ ही अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। अब 1917 की बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति के कारण
1917 बोल्शेविक। तो इसमें सबसे पहला आता है सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति, किसानों की स्थिति। जैसे कि पहले चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति में था, इसी तरह इसके में भी कारण सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और बौद्धिक कारण। तो ये सारे इसमें कारण हुए। कौन सी में? 1917 की जो क्रांति हुई थी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर की क्रांति के जो कारण बने वो सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक और बौद्धिक, ये सारे कारण इसमें। और पहली जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें भी कारण लिखवाए गए थे आपको। तो सबसे पहले आया सामाजिक कारण, इसमें किसानों की स्थिति। सन 1861 तक रूस में अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे, सामंतों के अधीन थे और जमीन से बंधे हुए थे। अलेक्जेंडर द्वितीय ने सन 1861 में किसानों को राहत देने के लिए कृषि दाता की प्रथा समाप्त कर दी, जिसमें किसानों को कुछ राहत तो मिली परंतु उनकी स्थिति में कोई सुधार, ऐसा कोई खास सुधार नहीं हुआ। और किसानों को जो ज़मीन तो मिली लेकिन उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसमें वे कर्जबंद हो गए, उन पर कर्जे ज़्यादा हो गए, इकट्ठा हो गया और कृषि को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। तो किसानों का विद्रोह, इसमें कितने वो हैं सामाजिक कारण के अंदर? किसानों की स्थिति है, किसानों का विद्रोह, मजदूरों की स्थिति और सुधार आंदोलन। इसके बाद आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ये सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, थर्ड बताया था धार्मिक कारण, फोर्थ आर्थिक कारण। और फिफ्थ हैगा बौद्धिक कारण। तो देखिए अब राजनीतिक कारण। निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। क्रांति के पूर्व रूस में रोमानोव वंश का शासन था। इस वंश के शासकों ने स्वेच्छाचारी राजतंत्र की स्थापना की और रूस का जो सम्राट जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझता था, वो अपने आप को ही भगवान मानता था। वह सर्वशक्तिशाली था, राज्य की सारी शक्तियाँ उसी के हाथों में केंद्रित थी। उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था।
राज्य के अतिरिक्त वह रूसी चर्चा का भी प्रधान था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो जनता के लिए अपने शासन में जो मतलब उनका जहाँ जिनकी उनकी पावर थी और उनमें जो व्यक्ति थे उनके लिए वो कुछ भी नहीं करता था, उनके दुख सुख में कोई भी साथ नहीं देता था। शक्तिशाली तो बहुत था, पावर तो बहुत थी, लेकिन और पैसा भी था, लेकिन उसने कुछ भी दुख सुख के प्रति उनके दुख सुख में कोई भी तरह से किसी भी तरह से कोई शामिल नहीं होता था, उनको दुख सुख में साथ नहीं देता था, उनके लिए बहुत लापरवाही था। और किसका करता था? जो उसकी दिन रात चापलूस, जो दिन रात उसकी चापलूसी करते थे, तो उनके ही उसमें लगा रहता था। संपूर्ण देश पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लागू करने का प्रयास किया गया। जार की नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस। सरकार इस नीति से अल्पसंख्यक व्यक्त हो गए और सन 1863 में पोलो ने रूसीकरण की नीति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब इसमें पॉइंट आता है राजनीतिक दलों का उदय, और इससे सेकंड पॉइंट है इसका नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। निरंकुश जारशाही के अंतर्गत रूसी जनता को किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं था, वो अपने किसी भी तरह से कुछ भी बात नहीं बोल सकते थे। सरकार की अनुमति के बिना कोई न तो रूस से बाहर जा सकता था और न रूस के अंदर आ सकता था। देश में राजनीतिक संस्थाओं का अभाव था। रूस की जो संसद थी वो ड्यूमा में भी राजतंत्र समर्थन, जो उनके समर्थक थे, इससे जनता में जो आक्रोश बढ़ गया कि जो जितना भी काम है वो इनके यहाँ के जो समर्थक है उन्हीं को ही कुछ मिलता है और जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया जाता, उनको बोलने तक का भी हक नहीं था। 1905 की क्रांति का प्रभाव, इससे पहले सेकंड पॉइंट में आया था 1905 की क्रांति। 1905 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी के खूनी रविवार, लाल रविवार के दिन सेना ने निहत्थे मजदूरों और उनके परिवारों पर गोली चलाई। वो निहत्थे थे, हाथों में उनके कोई भी औजार नहीं था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और घायल भी हो गए थे, कुछ घायल हो गए थे, कुछ मारे गए थे। ये लोग रोटी की मांग करते हुए जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस निकालने के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहे थे। इस नरसंहार यानी कि इस तरह की जो उन पर गोलियां चलाई गई, जो मारे गए लोग और घायल हुए, इसी नरसंहार से रूसी स्तब्ध रह गए। सेना और नौसेना ने भी इसका व्यापक प्रतिक्रिया हुई और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया कि ये तो बिना सोचे समझे ही इन पर मतलब निहत्थे, कोई बोलकर हो, अगर किसी पर बोलकर वार किया जाए तो दूसरा आदमी थोड़ा सा चेतन हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, उसे पता होता है कि हाँ मेरे ऊपर ये प्रहार होने वाला है। लेकिन उन पर कोई कुछ भी किसी भी तरह का साधन, कुछ भी अस्त्र या कुछ भी औजार नहीं था। तो विद्रोह उत्पन्न हो गया और देश भर में हड़तालें हुई। छात्रों ने विश्वविद्यालयों का बहिष्कार कर दिया और मध्यम वर्ग के लोगों ने भी नागरिक स्वतंत्रता की कमी को लेकर विरोध प्रकट कर दिया। अब पॉइंट आता है इसमें प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में
रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी सम्मिलित हुआ। जार का मानना था कि युद्ध के अनुसार जार ये मानता था कि युद्ध के अवसर पर जनता और सरकार समर्थन करेगी तथा देश के अंदर सरकार विरोधी प्रतिरोध कमज़ोर पड़ जाएगा। जहाँ कहीं किसी दूसरे देश में या किसी भी आपस में कुछ करते हैं तो सोचते हैं कि उसके करने से वहाँ का जो जिसने कमान संभाल रखी थी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। परंतु जार की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। विश्व युद्ध में रूस की लगातार पराजय होती रही। सैनिकों के पास न तो अस्त्र थे और न ही पर्याप्त रसद और वस्त्र, उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा। तो रूसी सेना की हार होती रही। रूसी सेना की कमान स्वयं जार ने संभाल रखी थी। पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। इस स्थिति में रूसी और अधिक क्षुब्ध और क्रुद्ध हो गए। वे पूरी तरह राजशाही को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए और प्रथम विश्व युद्ध में पराजय सन 1917 की रूसी क्रांति का कारण बना। जार निकोलस, इसी के अंदर अगला हेडिंग आता है जार निकोलस द्वितीय जार निकोलस द्वितीय और जारीना की भूमिका। देखिए, जो जार निकोलस द्वितीय थे और जारीना उनकी पत्नी का नाम है। क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था और वह एक कमज़ोर शासक था। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। वो अपने आप कोई भी निर्णय नहीं लेता था। वह पूरी तरह अपनी पत्नी जारीना और उसके समर्थकों के हाथों में उनके हाथों की कठपुतली था। जैसे उनकी पत्नी जारीना बोलती थी वो वैसे ही करता था और जारीना भी किसी और के उसमें थी बंधी हुई। तो जारीना भी एक बदनाम और रहस्यमय पादरी रासुपुतिन के प्रभाव में थी और रासुपुतिन ने जारीना को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था तथा जारीना के माध्यम से उसने प्रशासन एवं जार का भी अपना प्रभाव जमा रखा था और इससे जनता में आक्रोश हो गया। अब इसके बाद आता है धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। जहाँ कई क्रांति होती है तो उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं होती। और बौद्धिक कारण में जो था, बहुत सारे लेखकों ने नाटक लिखी, कहानी लिखी और उसमें कहानी द्वारा सबको बताया गया कि मतलब अपने अलग अलग तरीके से नाटक लिखे, कहानियाँ लिखकर दर्शाई गई। तो उसमें जो कार्ल मार्क्स ने अनेक कहानियाँ एवं नाटक लिखे। इनमें तत्कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया और उनके नाटकों में विख्यात है द थ्री सिस्टर्स। क्या नाम बताया? द थ्री सिस्टर्स के दर्शन से भी गहरे रूप में प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल द्वारा मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उसने एक नारा दिया। नारा का नाम क्या है? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यानी कि पूरी दुनिया के, विश्व का मतलब पूरी दुनिया में कि सारे मजदूर एक हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, ऐसे धन संपत्ति तो कुछ है नहीं कि आपका इसमें नुकसान होगा, लेकिन आप इकट्ठा होकर
किसी चीज़ की मांग करोगे तो आपके लिए वही होगा, आपका कोई इसमें नुकसान थोड़ी है। आप एकत्र हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए ऐसा है नहीं और कष्टों के अलावा कुछ नहीं है। मार्क्स के विचारों से श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ और वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार हो गए। इसी का पॉइंट आता है अब अक्टूबर के बाद फोर्थ टॉपिक का नाम है अक्टूबर के बाद। ये सारा कुछ जो अब तक बताया मैंने ये थर्ड में था। अब इसी का टॉपिक है अक्टूबर के बाद क्या परिवर्तन हुआ। देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, फिर मैं 2-3 तो बता ही देती हूँ। बहुत सारे परिवर्तन हुए इसमें। जब आप बुक खोलोगे और देखोगे इसमें कम से कम भी 8-10 परिवर्तनों के विषय में लिखा गया है। जैसा कि भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को सांपत्तों की जो सामंतों की जमीन थी उन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। लेनिन जो वहाँ का राजा बन गया था उसने वो असेंबली जो बर्खास्त कर दी और उनका मत था कि अतिरिक्त अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। अगला परिवर्तन जैसे गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया और बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित कर दिया गया। और इसके बाद आता है हमारा लेनिन और रूस का नवनिर्माण। लेनिन का जीवन वर्त, उसका जन्म, लेनिन का जो जन्म हुआ वो 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्बर्स्क नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सिम्बर्स्क। वह आरंभ से ही विद्रोही प्रवृत्ति का था, बचपन से ही। उसके बड़े भाई को जार अलेक्जेंडर की हत्या के आरोप में गोली मार दी गई थी, इसलिए लेनिन राजशाही का कट्टर दुश्मन बन गया। विद्यार्थी जीवन में ही वह मार्क्सवाद से प्रभावित होकर इसका समर्थक बन गया। उसने स्वयं भी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार किया और वह रूस को तत्कालीन स्थिति से क्षुब्ध था और प्रचलित व्यवस्था की समाप्ति चाहता था जो पहले से चली आ रही थी, उसकी वो समाप्ति, उसको ख़त्म करना चाहता था। इसलिए उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेनिन नई बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष बन गया और ट्रास्की को युद्ध मंत्री बनाया गया। शासन संभालते ही लेनिन ने अपने उद्देश्य और कार्यक्रम निश्चित किए और उसका उद्देश्य रूस का नवनिर्माण करना था। क्या उद्देश्य था उसका? कि रूस में नया निर्माण, यानी कि कोई नई शुरुआत करनी है।
21 जनवरी 1924 को अपनी मृत्यु के बाद, जब कौन से सन में हुई उनकी मृत्यु? 1924 में। 1924 को अपनी मृत्यु तक वह इसी प्रयासों में लगा रहा कि रूस में ये करना है, ये कुछ नया करना है। तो लेनिन के कौन से कार्य थे, कौन कौन से कार्य करने के लिए प्रयास में लगा रहा है वो? कि युद्ध की समाप्ति करनी है, क्रांतिकारी का दमन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और नए संविधान का निर्माण। तो नई आर्थिक नीति, क्या क्या थी उनकी नीतियाँ? उनके करने का वो था मन में कि मुझे नया ये कुछ करना है। जैसे कि किसानों से अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी, अनाज के बदले उन्हें निश्चित कर देने को कहा गया और शेष अनाज का उपयोग किसान अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गाँवों के किनारे जैसे नहर निकली हुई है, सरकारी नहर है, वो सरकारी हैगा, तो जो सरकारी नहर के किनारे जहाँ तक भी उनका पानी जाता है, जहाँ तक भी उनकी खेतों में सिंचाई होती है उस पानी से, तो जो उसका पानी का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं कि उगाही देना। तो जिस सरकारी पानी से जिस खेत की सिंचाई होती है तो उसका ही पैसा लेते हैं और वो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जो बाकी फसल होती है, जितनी भी किसान फसल उगाता है, वो अपनी इच्छा से महंगी बेचे या सस्ती बेचे, उनको ये कर दिया गया। ज़बरदस्ती ये नहीं है कि इतनी फसल हुई है तो आपको इतना ही कर देना होगा। तो बाकी जो शेष होता था वो अनाज का उपयोग किसान अपनी इच्छा अनुसार कर सकता था। जिन उद्योगों के कामगारों की संख्या 20 से अधिक नहीं थी, जो कामगार थे व्यक्ति उसमें जो 20 से अधिक नहीं थे, कम व्यक्ति काम कर रहे थे, तो वैसे उद्योगों की व्यक्तिगत स्वामित्व में चलाने का अधिकार दिया गया। राज्य के जीवन एवं व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य के बीमा एजेंसियां चलाई गई और विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया। किसानों को भू स्वामित्व देना, परंतु यह तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी, वह ऐसा उसने राष्ट्रहित में किया। स्वयं लेनिन ने अपनी नीति के आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर, अगर हम 3 कदम आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे हटते हैं तो फिर भी 2 कदम आगे रहते हैं, तो 2 कदम आगे रहने के समान है। इस प्रकार लेनिन की आर्थिक नीति से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ये नया कुछ करने का था उनका, इसी प्रयास में वो लगे रहे। तो बच्चों, इससे आगे का मैं कल कराऊंगी आपको। आज यहीं पर समाप्त है। जय हिंद।